सर ये जो कोडिफिकेशन हुआ सर, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे क्या हम लोगों को? सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि उसका एक हम जो सिंपल क्लास आप लोग का लिए थे नहीं, जिसमें कि किस कोड में कौन कौन से एक्ट को मर्ज किया है और क्या बेसिक जी जी। पॉइंट रखा है, बस सिंपल उसी से रिलेटेड। और उसमें एक क्वेश्चन ये होगा कि ट्रेड यूनियंस इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। एक मेजर क्वेश्चन होगा हाँ। कि अगर कोड अच्छा ही है तो ट्रेड यूनियन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो कई सारे इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, जैसे कि लेबर कोड को इन्होंने हटा दिया। पहले एक लेबर कोड हुआ करता था, श्रम न्यायालय, अब आईआर कोड लाया है तो उन्होंने लेबर कोड हटा दिया, अब केवल ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रम न्यायालय के बारे में, तो वो हटा दिया। उसी तरह से फिर जैसे कि आईडी एक्ट में आपको 300 वर्कर्स पे रिट्रेंचमेंट पे अब आप सरकार को देंगे, जो इधर इन्होंने लाया था ऑर्डिनेंस से, वो सब चीज अब कोड में ला दिया। तो वर्क यूनियन वाले उसका विरोध कर रहे हैं। 12 घंटे तक लोग काम ले सकते हैं ओवर टाइम डे करके, तो थोड़ा सा ये उसको भी दूसरे तरीके से ले रहे हैं। ये कई सारी चीजें हैं जिस पर उनका जो है सो ओपिनियन डिफर करता है। तो जो इधर रिपोर्ट वगैरह आती है खास करके ट्रेड यूनियंस की, उनके पॉइंट्स को देख लेंगे तो आप उनका एंगल को समझ लेंगे। अब रही बात की जब हमको रिप्रेजेंट करना होगा खास करके कि सरकार के व्यू से, क्योंकि कभी भी बोर्ड में जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके सामने सरकार के अगेंस्ट कोई भी आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ये बात एकदम ध्यान पे रखना है। जी सर। जब भी ओपिनियन रखना है, ठीक है, अगर उनका भी कुछ ओपिनियन है ट्रेड यूनियन वालों का, तो उसको रख देना है। और उसके पैरेलल जो सरकार सोच रही है, आखिर कुछ तो सोच के ही कोई चीज आता है। तो वो अब यदि 300 लोगों का कर दिया कि रिट्रेंचमेंट में 300 प्लस लोग रहेंगे तभी आपको सरकार को बताना है, तो उसका उद्देश्य है कि छोटे छोटे उद्योग जो है अपने तरीके से वो नियंत्रित करें, उसमें सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग विकसित हो सके, छोटे छोटे इंडस्ट्रियाज डेवलप हो सके, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। चाहे उन्होंने अगर इसको किया है डेवलप वर्किंग आवर वगैरह को किया, तो उसका उद्देश्य है कि भाई जो इंडस्ट्री है उनमें मैन पावर की कभी कमी नहीं हो। बहुत सारे उसमें लॉजिक लगा करके उसको, और उसके सरकार के पक्ष में बताते हुए जो है इस तरीके से आपको उसको आगे ले चलना है। तो इन सबसे रिलेटेड बहुत डीप में नहीं जाएगा, अभी तो इसका रूल फ्रेम हो रहा है, अभी रूल तो बन भी गया, ड्राफ्ट रूल, और अभी आया है स्टेट वगैरह को कि आप अपना उसमें मंतव्य दीजिए, फिर उसके बाद रूल फाइनल होगा, तब स्टेट अपना रूल बनाएगी। तो मान के चलिए 5-6 महीना लग जाएगा इसको होते होते। अप्रैल से इन्होंने टारगेट रखा है उसको इनेक्टमेंट का। लेकिन तत्काल जो है आपको यही बेसिक क्वेश्चन याद रखना, किस कोड में कौन सा एक्ट लगा हुआ है और क्या क्या मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ट्रेड यूनियन का खास करके, और उसमें सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस व्यू से आपका एक शुरू करते होना चाहिए। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है वर्षा जी? जी सर, मैंने सॉरी सर, मैंने न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा, बट करंट अफेयर का जो सेगमेंट ई न्यूज़पेपर आता है उसमें जो करंट आता है वो मैंने पढ़ा है। अच्छा, आज का कोई ऐसा न्यूज जो आपने काफी ज्यादा सुन रखा हो या आज काफी चर्चा में रहा हो आज के दिन? यस सर, आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था सर, किसान बिल के खिलाफ जो दिल्ली के तरफ कूदते हैं किसान, वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुई है सर। अच्छा, वो किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या उसके पीछे का कारण है? सर, किसान प्रदर्शन के खिलाफ जो अभी नया में जो कृषि किसान विधेयक जो लागू हुआ है 2020, सर उसके खिलाफ वो लोग मतलब विरोध प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो उनके हितों के खिलाफ है। आपने उस बिल के बारे में पढ़ा है? यस सर, मैंने बिल के बारे में पढ़ा है सर। तो क्या चीज ऐसा है उसमें जो उनको लगता है कि वो विरोध में है या उनके लिए सही नहीं है, या उससे उनको सर क्या वैसे हानि होने सरकार सर किसान तो वैसे सरकार किसानों को हितों में रख के ये विधेयक बनाया है, बट एक अगर बिल को देखा जाए तो उन्हें लगता है कि ये भी उनके मतलब पक्ष में नहीं जा रहा है। जैसे पहला तो है कि जो सर स्टोरेज की है, जैसे पहले सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, आज कोई सॉरी तूफान का चर्चा चल रहा था, आपने सुना है उसका नाम? सर अभी मुझे सॉरी सर ध्यान नहीं आ रहा। नहीं ध्यान आ रहा है, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में एक कानून अभी बहुत चर्चा में है, नाम सुना है आपने? सर उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल में लव जिहाद के लिए कानून सर थोड़ा हाईलाइटेड है सर, और श्रम कानून से भी रिलेटेड था सर। नहीं, ये अभी जो आजकल में चर्चा में काफी ज्यादा है वो आपने जो कहा कि लव जिहाद से रिलेटेड कोई कानून है, क्या नाम पता है आपको उस कानून का?
नो सर, नाम भी नहीं पता है। चलिए मैं बताता हूँ, उसका नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश है, ठीक है, प्रतिषेध अध्यादेश। ये अध्यादेश टर्म इसमें एक जुड़ा हुआ है। क्या होता है अध्यादेश, आपने इसको समझा है कभी? अध्यादेश नो किसको सर। कहते हैं? सर यस सर, समझा है, बट सर अध्यादेश जो सरकार द्वारा सर जो मतलब कानून बनाने के लिए पारित किया जाता है। नहीं तो अध्यादेश और एक्ट क्या डिफरेंस हो सकता है? यस या अध्यादेश टर्म उसके लिए क्यों आता है? जैसे कि सर। जब वो बन जाता है तो हम लोग एक्ट बोल देते हैं, इसी में अगर बन गया रहता फाइनली कोई एक छोटी सी बात है इसके पीछे वो हो गई रहती तो लिखा जाता उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, और अभी वो लिखा गया वहां पे अध्यादेश। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अधिनियम और अध्यादेश में क्या अंतर है, वहां जो शब्द का अंतर है। सर अध्यादेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जैसे उसे मानना और न मानना सर वो जब बिल पास होता है उस पर डिपेंड करता है, बट जो लॉ बन जाता है उसे सर मानना नागरिकों के लिए जरूरी होता है। तो ये नियम जो बना रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसको कोई न भी माने तो उससे कोई उसको दंड नहीं मिलेगा या कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा, यही ना? सॉरी सर, बट मेरे अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या उद्देश्य है इस अध्यादेश का, क्यों लाया गया है इसको? सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी वॉइस नहीं आ रही आप? हाँ ठीक है। अच्छा ऑर्डिनेंस का कुछ सेक्शन वेक्शन होता है पॉलिटी में, आपने पढ़ा है ये? सॉरी सर, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा मुझे सर, मैंने पढ़ा है बट। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू है और आपने ऑनर्स जूलॉजी से किया है, तो साइंस सब्जेक्ट से ऑनर्स करने के बाद आपने एलएसडब्ल्यू क्यों रखा? सर साइंस के मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल सर पढ़ा, मतलब कोचिंग क्लास लिया है। उसके बाद मैंने सर एक मतलब जैसे बाटा एक कंपनी है, वहाँ पे मैंने उसी के थ्रू मैं पढ़ाती थी एक स्कूल में सर, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक जॉब मतलब इशू हुआ था, तो उसमें सर एचआर के लिए मुझे डिग्री चाहिए था। उसी दौरान मैंने सर एचआरडी का कोर्स किया। तो उस एचआरडी के कोर्स में सर मैंने सब वही चीज़ पढ़ा जो मुझे एलएसडब्ल्यू में था। तो मुझे लगा कि मुझे एलएसडब्ल्यू से ही उसको आगे की तरफ लेके जाना चाहिए, और प्लस सर उसमें बहुत सारे कानून व्यवस्था सर सामाजिक से जुड़ा हुआ था, जो आगे चल के इस फील्ड में मुझे बहुत मदद मिलती, इसलिए मैंने एलएसडब्ल्यू को ही चूज किया। अच्छा आपने एचआर से रिलेटेड कोई कोर्स किया जैसा कि आपने बताया है। सपोज कीजिए यस किसी सर। कंपनी में आप एक एचआर के रूप में पोस्टेड है, हाँ, और उस कंपनी में वर्कर हड़ताल पे है, ठीक, और हड़ताल पे जो वर्कर है वो अचानक उग्र हो गए, वो कह रहे हैं कि वो कंपनी में आग लगा देंगे, उनकी कुछ यस मांगे, ठीक है, आप उस स्थिति को एचआर के रूप में कैसे नियंत्रित करेंगे? सर एज ए एचआर हमें जो श्रम मतलब जो भी मतलब सेकेंड सर एज ए एचआर सर जैसे जो लोग हड़ताल किए हुए हैं वो अगर उग्र हो जाते हैं तो उसमें जो यूनियन होता है उसका लीडर होता है, उस लीडर को और सर मैनेजमेंट में जो हेड होते हैं उनके बीच में सर मध्यस्थता कराया जाता है। अगर उन दो मतलब जो श्रम संगठन का जो यूनियन होता है, अगर उनके जो इश्यूज होते हैं उनको अगर मैनेजमेंट मान लेती है तो सर कोऑर्डिनेशन से वो बैलेंस हो जाता है। तो उनके इश्यूज को मनवाने में आप नियोजक और कर्मचारी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, अच्छी बात यस है। सर। तो एलएसडब्ल्यू में आपने क्या क्या पढ़ा है? सर एलएसडब्ल्यू में मैंने मैटरनिटी बेनिफिट 1961, कारखाना अधिनियम 1948 और सर उपादान अधिनियम 1921 ये सब मैंने पढ़ा है। बाकी के बहुत सारे मतलब हैं, बाल श्रम अधिनियम वगैरह, बट उसमें सबसे अच्छा मुझे अगर देखा जाए तो मुझे अभी तक अगर एज अ गर्ल या लेडीज मुझे अच्छा लगा तो मातृत्व लाभ अधिनियम मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि सर वो तो एक महिलाओं की वर्तमान स्थिति को भी सुरक्षित रखते हैं सर।
अच्छा ठीक है, ये सही बात है कि मातृत्व हित लाभ अधिनियम जो है वो महिलाओं के मातृत्व की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया हुआ है। ये मातृत्व हित लाभ अधिनियम जो है वो महिलाओं को प्रसव पूर्व सुरक्षित करता है या प्रसव के पश्चात सुरक्षित करता है? सर ये प्रसव पूर्व भी सुरक्षित करता है और प्रसव के बाद भी सुरक्षित करता है, क्योंकि अच्छा। जो इसमें 26 वीक छुट्टी का प्रावधान है वो हम्म। आप कुछ दिन सप्ताह पहले भी ले सकते हैं और उसके आफ्टर में भी आप ले सकते हैं। तो ये आप अच्छा पहले भी मतलब जी अच्छा, प्रसव पूर्व इसमें क्या क्या और सुरक्षाएं हैं? सर, सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा कोई नहीं, अभी रिकॉल नहीं कर 2017 पा रही। में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, यस सर। तो उस अमेंडमेंट में कई सारी बातें इंक्लूड की गई इस एक्ट में, आपने उसको देखा है? जी सर। जी सर। क्या क्या बात है बता सकते हो? सर 2-3 महत्वपूर्ण बातों को इंक्लूड किया गया है, जैसे मतलब पहले जो छुट्टी मिलती थी वो 12 वीक की मिलती थी, उसे बढ़ाकर सर 26 वीक कर दिया गया है। सेकेंड, सरोगेसी का पहले उसमें प्रावधान नहीं किया गया था, उसे भी ऐड कर दिया गया है। आपका जूलॉजी ऑनर्स था? यस सर। अच्छा, तो हार्मोन क्या होता है आप जानती हैं? जी सर, जानती तो हूँ। किसको कहते हैं हार्मोन? अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा कोई बात नहीं। सॉरी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सॉरी सर। भारत का राष्ट्रीय पशु आपको नहीं पता? सर ध्यान नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, तो सारा मैसअप हो चुका है मेरे माइंड में। अब आपको डरना नहीं है, एकदम कूल वे में। आपको ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू का मतलब होता है कि बहुत मतलब आपके नॉलेज का टेस्ट, जस्ट एन इंटरेक्शन। आपको आपको आराम से देना है इंटरव्यू, जो आपको समझ में आ रहा है, कोई घबराहट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, आराम से समझ के देना है, हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, सर ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर। आप अपनी पसंद बताइए, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी गार्डनिंग है सर, तो मुझे गार्डनिंग बहुत करना बढ़िया। पसंद है। तो गार्डनिंग तो आप जैसे कि गांव में रहती हैं कि शहर में? सर मैं गांव में रहती हूँ। तब तो वहाँ खेत होगा, नहीं तो शहर वाले लोग तो गमले में गार्डनिंग करते हैं। तो खेत में गार्डनिंग जी वगैरह सर, करने बिल्कुल। के लिए आप मतलब क्या चीज का गार्डनिंग करते हैं? किस तरह के फूल या फल या किस तरह के पौधे को लगाती हैं? सर मुझे जैसे अगर मैं घर के बाहर, अगर मुझे घर के बाहर या मतलब टेरेस गार्डन मुझे ज़्यादा पसंद है, तो टेरेस गार्डन में मैं कोशिश करती हूँ कि सर मेरा सेगमेंट किया हुआ एक तरफ मतलब सीजनल में सब्जी को लगा लेती हूँ एज अ हॉबी टाइप, एंड अदर साइड मेरे पास बहुत सारे प्रकार के फ्लावर्स लगे हुए हैं। हम्म। अच्छा, तो तो सर वो मैं आप लॉन कोई दो गार्डनिंग तीन ज़्यादा फ्लावर पसंद है। का नाम बताइए जो आप लगाती हैं। सर जैसे रोज है, मैरीगोल्ड हुआ सर, एंड एज मतलब करंट मैंने एक जेरोफाइटिक प्लांट लगाया है, एडेनियम प्लांट है सर। जीरोफाइटिक प्लांट? जी सर। जीरोफाइट्स किसको कहते हैं? सर जेरोफाइट प्लांट वैसे होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, वो मतलब जैसे रेगिस्तान वाले इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं, तो वैसे ड्राई प्लांट में ड्राई पानी की आवश्यकता ड्राई बहुत एरिया में कम जो हो। प्लांट ग्रो हो सकते हैं ना? जी ठीक है, सर। तो उस तरह के जी प्लांट सर। में क्या विशेषता होती है कि वो ड्राई एरिया में ग्रो हो पाते हैं? सर उन तरह की विशेषता इम्पोर्टेंट होती है, जैसे उनके रूट बहुत लंबे होते हैं। अच्छा। सेकेंड सर उसके लीफ होते हैं वो बहुत, अगर होते हैं तो बहुत पल्पी होते हैं, मोटे वेरी गुड। होते हैं और पल्पी होते हैं। थर्ड, स्पाइक्स निकले होते हैं, यानी कांटे निकले होते हैं, जिससे उनमें सर जो वास्तु उत्सर्जन की क्रिया होती है वो बहुत कम होती है। सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही वास्तु उत्सर्जन कम होगा, इसलिए वो जो लीफ होती है वो बहुत पतली होती है। बिल्कुल सही है। चलिए नवीन जी, कुछ क्वेश्चन आप ले लीजिए, फिर हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे बाद में। आप बताइए। वर्षा जी, आपका सर्विस प्रेफरेंस कौन सा है? गुड इवनिंग सर मैंने सर बिहार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा को लिया है। दूसरा?
सर उसके बाद मैंने सेकंड में अगर देखा जाए तो मैंने किया सर, कर की तरफ जो इनकम टैक्स है उसको मैंने प्रेफरेंस दिया है। अच्छा, ठीक है। प्रशासनिक सेवा में पहला अगर पोस्टिंग होता है तो वो कौन सा किस पोस्ट पर होता है? सर एक्सपीरियंस पोस्ट होता है आई थिंक, सॉरी सर, बट मुझे जहाँ तक नॉलेज है बता रही हूँ। एसडीसी होता है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर होता है, और अगर अनुमंडल में पोस्टिंग होगी तो एसडीएम होता है। एसडीएम का क्या क्या रोल, आपका कौन सा अनुमंडल है? सर मेरा छपरा अनुमंडल है। छपरा। सारण, सारण छपरा जी सर। अच्छा, और तो ये अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी जानते हैं आपके अनुमंडल के कौन है अनुमंडल पदाधिकारी? नो सर, सॉरी सर। अच्छा, अगर आप अनुमंडल पदाधिकारी आप अपने अनुमंडल के बनते हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या कुछ विशेष कीजिएगा? सर अगर मैं अनुमंडल पदाधिकारी बनती हूँ तो मतलब पहले तो मुझे कोशिश ये करना है कि जो भी सरकार द्वारा नियम लाए गए हैं, जो महिलाओं के बेनिफिट है, उसको मैं बहुत अच्छे से क्रियान्वयन करूँगी, क्योंकि सरकार बहुत सारे मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारा योजनाएं बनाई हुई है, जो सर अगर उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया जाए तो महिलाओं का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे कन्या उत्थान योजना, अभी भी बहुत सारी महिला लड़कियां हैं जो अच्छे से उसको नहीं जानती हैं। सर जितने भी कानून है उसको पहले तो मैं इम्प्लीमेंट अच्छे से करना चाहूँगी। अगर सेकेंडली अगर मुझे किया जाए तो मैं एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन जो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी देश के विकास के लिए। अगर किसी का हेल्थ और एजुकेशन किसी भी देश का अच्छा होता है तो उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी सरकार लाती है उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँगी, और दूसरा उनके एजुकेशन और हेल्थ को बढ़ाने में मैं उनकी मतलब जितना हो सकेगा मैं उनके सरकार के मध्य नजर रखते हुए मैं उनका हेल्प करूँगी। ठीक है, बहुत अच्छा। मिशन इंद्रधनुष क्या है? सर मिशन इंद्रधनुष, सॉरी सर मैंने अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, ये टीकाकरण टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। और जो आपने बताया कन्या उत्थान योजना, इसमें कितने राशि का प्रावधान किया गया है? जी सर, अगर हम लोग ग्रेजुएशन तक अगर कोई लड़कियां पढ़ाई करती है तो उन्हें 25,000 रुपए का राशि प्रदान किया जाता है, जो मतलब जन्म से लेकर उनको ग्रेजुएशन तक को मतलब सेगमेंट वाइज कैलकुलेट कर वो पूरा होल 25,000 की फीस है। अच्छा, ठीक। कुल 54,100 है, केवल ग्रेजुएशन के लिए 25,000 है। ओके, ओके सॉरी सर। ठीक है सर, काफी है। तो वर्षा जी, अब आपने कहा कि आज सुबह किसानों का आंदोलन हुआ था। एक मिनट। अरे उसको भेज दो। हाँ वर्षा जी, अभी आपने जैसे कहा कि किसानों का सुबह आंदोलन हुआ था। सपोज कीजिए आप वहां पे एसडीएम है जी सर। और किसानों का उसी प्रकार का उग्र भीड़ जो है यस। किसी जगह का घेराव करने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए खड़ा है, ठीक है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है कोई भी बात, और आपके पास संख्या बल में भी काफी कम है, काफी कम पुलिस है, तो आप कैसे उस स्थिति को संभालेंगे? सर अगर ऐसा एज एसडीएम मेरे पास ऐसा कुछ इशू आता है तो सबसे पहले तो मैं जो भी वहाँ की यूनियन मतलब अगर कोई भी हड़ताल होता है तो उनसे पहले तो बातचीत करने की कोशिश करूंगी। अगर वो वार्तालाप से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है मध्यस्थ, अगर मध्यस्थता से काम हो जाता है तो सब बहुत सॉर्ट आउट आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बातचीत के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अगर उसके बाद भी वो बात मेरे से समझती नहीं है तो मैं अपर जो होते हैं मैं उन्हें कॉल करूंगी, और इस काम मतलब इसमें मतलब सॉरी सर मतलब जो मैं अपर अधिकारी होते हैं मैं उन्हें कॉल करूंगी और आगे की प्रोसेस के लिए मैं उनसे परमिशन मांगूंगी। और जैसा होता है अगर वो लोग उग्र होते हैं तो ये जरूरी तो मैं उसे संभालने की कोशिश करूंगी। सॉरी सर, बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? आपको लगा आपने इंटरव्यू सही से दिया है? आपको नो कैसा सर, लग रहा है? आपको लगा मुझे कि नहीं आपने लगा कि इंटरव्यू मैंने सही से अपना दिया? 100% दिया, क्योंकि
इसमें बहुत चलिए कोई नहीं, आपकी आवाज कट रही है। इंटरव्यू मैंने सही से नहीं दिया है, बट आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है। यस सर। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है वर्षा जी? हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। वर्षा तो जी, आपका इंटरव्यू बहुत ही सर, मैं थोड़ा सा एक कहना हाँ। चाहता हूँ वर्षा जी को। आप, हाँ वर्षा जी, आपका जो इंटरव्यू मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप किया। बहुत ही शानदार इंटरव्यू है, बस आपका परफेक्शन चाहिए। नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यू आप बढ़ाइए और आप बहुत ही अच्छा करने जा रही हैं। विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा करने जा रही हैं, क्योंकि आपके अंदर जो सबसे बेसिक चीज चाहिए ना इंटरव्यू जो देने जाते हैं उनके अंदर, कैंडिडेट के अंदर, वो है आत्मविश्वास। और आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जानती हैं, यही सबसे बड़ी चीज है। यह आत्मविश्वास बहुत कम लोगों के अंदर होता है, यही आत्मविश्वास नहीं होता है। लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हैं, और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है, यही सबसे अच्छी बात है। बाकी तो सीनियर हैं हमारे, गुरुजी हैं, बॉस हैं, बताएंगे आपको डिटेल में कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास है, और अपने आप को बस थोड़ा सा नॉलेज इनरीच करेंगी आप, तो आपका बहुत बेहतर जाएगा। इंटरव्यू बहुत बेहतर जाने वाला है। बाकी ओवर टू यू सर, ओवर टू यू सर। चलिए, अच्छा बात है। आपने जो पॉइंट कहा, ये पॉइंट एकदम सही है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा इनरिचमेंट होना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि इंटरव्यू का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर दें, लेकिन छोटे छोटे प्रश्नों में बार बार फंसने से भी थोड़ा सा इमेज अच्छा नहीं बनता है। जैसे कि आपने कहा कि आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, कम से कम उस एक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब आप खुद ऑफर कर रहे हैं किसी भी इंटरव्यू बोर्ड को कि मेरा ये चीज बहुत अच्छा है, तो अब अगर आप अपने से ऑफर कर दिए कोई पॉइंट, तो आपकी उसमें इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वहां पे सिंपल क्वेश्चंस नहीं फंसने चाहिए थे। हाँ, थोड़ा टफ हो गया या कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया जो बहुत टेढ़ा है तो अलग बात है, तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें फंस जा रहे हैं। तो एक बार LSW का थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई रेसिडेंट चेंज हुआ है, खास करके जो अमेंडमेंट वगैरह हुआ है उसमें क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा, जैसे वो 3 साल है, 3 माह है, 3 माह ही है, वो 3 मंथ ही है, बट आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अंदाजे से जवाब नहीं देना। शुरू में 1-2 क्वेश्चन आपने अंदाजे से शुरू किया, फिर आपने उसको आधे में तोड़ दिया, क्या फ्लो टूट जाता है। तो आपको फ्लो बना के रखना है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको पहले 5 सेकंड 10 सेकंड सोच लेना है कि आपको क्या बोलना है। जैसे कई बार 2-3 क्वेश्चन आपने शुरू में ऐसा भी किया कि बोला, फिर छोड़ दिया, वहां से फिर शुरू से आके बोलना शुरू किया, तो जैसे हुआ थोड़ा यहाँ गए, फिर वापस आए, फिर यहाँ से आप जाना शुरू किया, तो वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। कोशिश करना है, अभी काफी समय है, और आप लोग का अपना ग्रुप भी है, आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। मुझे जब समय मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, और आप लोग आपस में प्रैक्टिस करते हैं। और आनंद जी हैं, नवीन जी हैं, या और भी जो लोग हैं काफी एक्सपर्ट हैं, लोग मेहनत भी करते हैं, और उनका अच्छा वो परफॉर्मेंस भी है। कल मैंने लिया था उनकी इंटरव्यू, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। वो आपको समझ में आएगा फ्लो कैसे होना चाहिए, जवाब को कैसे हमको कम से कम शब्दों में देना है। अच्छा, उस तरह से हम लोग को थोड़ा सा करना है। कोई भी जो बात है उसको तोड़ मरोड़ के नहीं कहना है, सीधे जो स्ट्रेट वे में आता है। कई जगह आपने कहा भी बहुत अच्छा कि सॉरी सर नहीं याद है या रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, अच्छी बात है, लेकिन यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो अंदाजे पे नहीं बोलना है कोई सवाल। जैसे कि मुझे जैसे याद आ रहा है शुरू का क्या क्वेश्चन था, हाँ, किसान बिल वाला, आपने कहना शुरू किया, फिर बाद में आपने उसको बैक ले लिया कि सॉरी सर याद नहीं। तो अगर आपको याद नहीं था कौन बिल है या क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट, तो आप सॉरी कहते, सॉरी सर मैंने डिटेल में उसे अभी नहीं देखा। चाहे आपको मैंने पूछा ये कौन सा तूफान आने वाला है, तो वहां आपने क्लियर बोल दिया। उस पर भी 5, 7, 10 क्वेश्चन थे कि अब ये जो निवार तूफान आया है ये किस प्रकार का तूफान है, इससे पहले उसमें कटिबंधी तूफान और कौन कौन सा था, थे मेरे मन में 4-5 क्वेश्चन, लेकिन आपने शुरू में ही बोल दिया सॉरी सर मैंने नहीं देखा, तो बस हो गया, वो खत्म हो गया चैप्टर। फिर मैं अब जूलॉजी वगैरह में भी बहुत चीज है, उतना ना पढ़ पाना ना देख पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको मैंने पूछा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, आप वहाँ सॉरी सर बोलेंगे तब तो वही मतलब बहुत ही मतलब वो अच्छा नहीं माना जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु तो एटलीस्ट 3रा 4था 5वां के बच्चे को पता होता है। हम BPSC में एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, मैं जानता हूँ कभी कभी आदमी जब देने लगता है इंटरव्यू तो वो बैलेंस नहीं कर पाता है अपने आप को। यही चीज है मॉक इंटरव्यू का। मॉक इंटरव्यू इसमें हम लोग इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट इसलिए हो रहे हैं
कि पहली बात तो जो भी इंटरव्यू दे मॉक इंटरव्यू में, वो दिमाग में यही रखे कि सामने वाला ही टीचर है, सामने वाला ही बोर्ड है। वो नहीं सोचे कि वो हमारा फ्रेंड है, हमारा जान पहचान का है, या ये है या वो है। तो ये मेंटेलिटी के साथ तो वो आपके अंदर था, मुझे लगा जैसे। और दूसरी बात की मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य यही है कि वो आपके अंदर के कौन कौन से सेक्टर कमजोर हैं, क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हो रही है, उसको समझने का एक मौका मिलता है। अभी समय है, थोड़ा सा LSW को रिवाइज कर लीजिए, छोटे छोटे डेफिनेशंस देख लेने हैं, कुछ नए चेंजेज हुए उन सबको देख लेने हैं आपस में डिस्कस करके, कुछ जूलॉजी वगैरह से भी क्वेश्चन देख लेना है छोटा छोटा। अगर मान लीजिए कोई सिंपल सा 9th-10th की बुक हो तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बेसिकली अभी टाइम भी है। NCERT को कोई बुक पढ़ लीजिए जूलॉजी वगैरह से रिलेटेड, तो एक बार थोड़ा सा देख ली तो कुछ कुछ बात कंसेप्ट समझ में आ गया, हार्मोन क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, यही सब क्वेश्चन लोग पूछेंगे, ग्रोथ हार्मोन का क्या नाम है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन, जो बोर्ड में कोई जूलॉजी का एक्सपर्ट नहीं होगा आपका, या आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बहुत कम ही होते हैं वो, लेकिन वो कॉमन क्वेश्चन होता है जो सब किसी को पता होता है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है सो आपको एक आध आते रहते हैं, 2-4 नहीं भी आ सकता लेकिन आ भी सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, बट थोड़ा सा आप इसको मेहनत कीजिए इधर, और इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को थोड़ा सा, करंट को थोड़ा, LSW और जूलॉजी वगैरह का सेक्टर भी पहले अगर कीजिए तो सबसे पहले करंट को अपडेट रखिए। करंट से रिलेटेड जो इधर की घटनाएं हुई हैं इधर 2-4-5-6 महीने में, उस पे एक पैनी निगाह जरूर होनी चाहिए, बहुत डीप नहीं भी हो लेकिन एक छोटी सी निगाह, और उसमें आपका एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा अध्यादेश और एक्ट, अधिनियम, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का। मान लीजिए चूंकि विधानसभा या विधानमंडल जो भी है वो सत्र में नहीं है, तो अभी राज्यपाल के आदेश से जो है सो अध्यादेश पारित होगा, जब वो सत्र में आएगा तो सत्र के पटल पे वो रखा जाएगा और वही फिर एक्ट बन जाएगा। यदि विधानमंडल या विधानसभा जो है वो सत्र में रहता तो डायरेक्ट एक्ट बन जाता, तो ऑर्डिनेंस नहीं बनता, फिर वो पॉलिटी का किस सेक्शन में आता है। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो सेंटर के लिए 123 है। सर एक्चुअली वर्षा जी को सर ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो हम लोग का ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन कर सकती हैं। ये पॉइंट मैंने अभी वर्षा जी ग्रुप डिस्कशन, हाँ ये पॉइंट मैंने डिस्कशन हम लोग का 9:15 से डेली होता है, आप कर सकती हैं उसको ज्वाइन। और हमको तो लगता है कि मैं जो अपना लूंगा ना वो आपके ग्रुप डिस्कशन को छोड़ के अलग टाइम में ही लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग का अपना डिस्कशन एक ब्रीफ मतलब ब्रॉडवे में हो जाए। मुझे जब समय मिले, जिस दिन 2 दिन 3 दिन जब भी वीक में टाइम मिलेगा तो मैं अलग से ले लिया करूंगा, ठीक है। तो इसको करिएगा तो धीरे धीरे आपका इनरिच्ड हो जाएगा। और अभी आप कंटिन्यू करिए, आप लोग ये लोग डेली ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डेली कंटिन्यू उस डिस्कशन में शामिल होइए, बहुत जल्दी आपका इनरिच कर जाएगा। और आप 15 दिन में 10 से 15 दिन में अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। अब पैरेलली इधर थोड़ा बुक वगैरह को, मेरी बुक अगर आपने LSW की नहीं ली होगी या नहीं भी अगर बुक खरीद पा रहे हैं तो अभी जो भी बुक है उसी से कम एक जिस्ट बना लीजिए। हम क्या किए थे, जो मेरी BPSC की इंटरव्यू थी तो बस इस तरह का एक ये कॉपी इस तरह का ले लिए थे, और जो भी क्वेश्चन मेरे मन में आता था, चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो, चाहे वो LSW से रिलेटेड हो, मैं मैथिली भी, मेरा उस समय 2 पेपर होता था, मैथिली से रिलेटेड हो, करंट से, जो क्वेश्चन मन में आता था मैं उसमें लिखते जाता था और उसके लिए मैं क्या आंसर दूंगा, ऐसा इमेजिनेशन करता था मैं कि बोर्ड बैठा और मुझसे ये पूछ दिया तो मैं क्या कहूंगा, और उस तरह का दिमाग में एक सेटअप बनाता था। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का वो कॉन्सेप्ट। ये मैंने एक किताब भी आप लोगों को बहुत पहले बोला था कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक बुक है बहुत अच्छी, उसको पढ़िए। बहुत सारा लॉजिक लाइफ में केवल पढ़ने से क्लियर नहीं होता है, लाइफ के मैटर्स को समझने का भी जरूरत पड़ता है। तो इंटरव्यू बेसिकली आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व कई सारी बातों पर निर्भर करता है। केवल हम तथ्यों को रट लें तो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा जब तक कि उसके साथ अन्य चीजें नहीं जुड़ेंगी। समय निकाल के 5 मिनट सुबह योगा कर लिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लिए, होता क्या, उससे थोड़ा मन शांत होता है, ध्यान स्थिर होता है, तो चीजें लंबे समय तक कंसंट्रेटेड रहती है। बहुत सारी बातें हैं। तो एक काम इसी तरह का कर सकते हैं, छोटी सी कॉपी में अपने सारे क्वेश्चंस जो LSW से रिलेटेड हैं, जहां से भी सुना, ग्रुप में कई बार डिस्कस हो चुका है, प्रोबेबल बहुत सारे क्वेश्चन, नवीन जी से कांटेक्ट कीजिएगा या इनसे, आनंद जी से, तो उन सबको जो है सो आप लोग तैयार कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लिवर लॉ में अभी चेंजेज हुआ है उससे रिलेटेड या और भी, तो इससे क्या ना इनरिच्ड हो जाएगा आपका। फिर 15 दिन के अंदर आप खुद अपने अंदर डिफरेंस महसूस करेंगे। ये जो इन लोगों में आया है डिफरेंस, ये लोग आपस में डिस्कशन करते करते वो डिफरेंस लाए, ऐसा नहीं कि कोई एक दिन में आ जाता है, ठीक है। और हमेशा उदार भावना से जुड़िए, कभी भी संकुचित भावना से मत जुड़िए, तो लाइफ में बहुत ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। आज के इंटरव्यू से रिलेटेड कहीं का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, बाकी तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ खास पूछा नहीं था, वो सब तो नॉर्मल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आप लोग उसको जान सकते हैं। ऐसे किसी स्टूडेंट के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा।
आपको कोई मन, आपके मन में कोई वर्षा जी पॉइंट हो तो बताइए, आपको कोई कुछ बात लग रही हो कि ये कैसे या वो कैसे? सर मुझे अध्यादेश और सर ये एक्ट आपकी आवाज कट गई, आप थोड़ा फिर से बोलना पड़ेगा आपको। अध्यादेश और एक्ट में जो सर डिफरेंस बताया था आपने सर, उसको मतलब फिर से आप बता सके तो बहुत अच्छा होता। सिंपल सा है, ठीक है। हेलो। देखिए, ऑर्डिनेंस जो है ना राज्यपाल के आदेश से निकलता है, एक्ट भी हालांकि फाइनल होगा तो राज्यपाल के आदेश से निकलेगा। जैसे विधान, कोई भी एक्ट कैसे बनता है, उसका नियम क्या है कि कोई भी एक्ट पहले रूल जो है एक्ट बनना है किसी तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कंसर्न होता है। कोई लेबर से रिलेटेड एक्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्ट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम से रिलेटेड एक्ट हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड एक्ट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट हो सकता है, तो वो उस डिपार्टमेंट से फ्रेम होता है। पहले उस डिपार्टमेंट के जो भी कंसर्न ऑफिसर होते हैं एक्ट को फ्रेम करते हैं। फ्रेम करने के बाद उसमें जो है लीगल डिपार्टमेंट का ओपिनियन लिया जाता है, लीगल डिपार्टमेंट अपना ओपिनियन दे देगा। उसके बाद फिर लीगल डिपार्टमेंट का ओपिनियन के बाद फिर वो विधानमंडल में, जैसे अपने यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो विधानमंडल में जाएगा। कहीं कहीं विधानसभा ही है मैक्सिमम जगह पे, तो विधानसभा में जाएगा। स्टेट की बात करें, अगर सेंटर की बात करें तो फिर वो राज्यसभा में और लोकसभा में जो जाता है उस तरीके से, कभी राज्यसभा में पुट हुआ या कभी लोकसभा में जैसा हुआ, तो वो विधानमंडल में जाएगा। विधानमंडल से फिर वो पारित होगा, फिर वो एक्ट जो है गवर्नर के आदेश से हो जाएगा। अब जब विधानमंडल हमेशा सत्र में नहीं रहता है, जैसे अभी 4 दिन का सत्र चल रहा है बिहार में, तो अभी 4 दिन का सत्र चल रहा है, तो ठीक है इस समय कोई एक्ट लाना होगा तो या कोई बात होगी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद फिर छुट्टी हो गई, सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है, फिर अब अगला सत्र आएगा मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद, और बीच में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लाना बहुत जरूरी है, सरकार को इस बात का जो है सो उसमें लिखा भी जाता है, सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको चूंकि विधानमंडल सत्र में नहीं है इसलिए इसको अध्यादेश के रूप में लाया जा रहा है, इस तरह की बातें भी उसमें कोट की जाती है। तो उस मैटर को सरकार जो है सो बनाती है, लॉ उसी तरह से बनेगा, उसी तरह से विधि विभाग का होगा, लेकिन वो विधानमंडल के पटल पे नहीं रखाएगा, वो डायरेक्ट जो है गवर्नर के अनुमोदन से जो है सो फिर ऑर्डिनेंस का रूप ले लेगा। स्टेट का होगा, सेंट्रल का होगा तो फिर सेंट्रल में होम मिनिस्ट्री का वहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है और वहां से आता है फिर, और जब वो एक्ट में संशोधन होता है तो प्रेसिडेंट से लेना पड़ता है। तो अभी हम स्टेट की बात कर रहे थे कि स्टेट का अध्यादेश था, तो यहाँ अध्यादेश इसलिए बनाया गया क्योंकि अभी विधानमंडल सत्र में नहीं है और वहां पे उसको पटल पे रख के अनुमोदित नहीं कराया जा सकता है। जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र में आएगी तो फिर उसको वहां पे रखा जाएगा और उसके बाद वहां पे उसको स्वीकृत किया जाएगा, तो फिर अध्यादेश टर्म हट के वहां पे अधिनियम टर्म आ जाएगा। क्लियर? जी सर, थैंक यू सर। जी सर। सर और एक और क्वेश्चन सर। सर सिचुएशन सर मैंने जो रिप्लाई दिया, आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने करेक्ट मतलब प्रॉपर आंसर नहीं था। तो सर अगर उसका अगर एज ए मेंटर आप बताएं तो उसका क्या होगा सर करेक्ट आंसर? क्या चीज का मैं नहीं समझा, फिर से क्वेश्चन करेंगे आप? सर जो आपने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था मुझसे, जैसे एक तो कंपनी वाला पूछा। जी सर। वो किसान वाला जो मैंने पूछा था या फिर एचआर वाला जो पूछा था, यही ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपने जो सेकंड वाला बोला था या फर्स्ट वाला भी बोला था, एचआर में क्या काम है, जैसे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने का लॉजिक क्या होता है इंटरव्यू बोर्ड का, वो समझ लीजिए। उसका लॉजिक यही है कि आदमी मतलब अति कल्पनावादी तो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको इन्होंने पूछा नवीन जी ने कि आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे, तो आप कहते कि मैं जाते ही महिलाओं के लिए एक नया कानून लाऊंगी जिसमें सभी महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो ये कल्पनावादी हो गया, आप कानून तो बना नहीं सकती हैं। आपने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो भी एक्ट होगा, जो भी स्कीम है, जो भी बेनिफिट्स है, उसका लाभ उन तक पहुंचे, इसका मेरा प्रयास होगा। स्कूल में उनका नामांकन बढ़े, एजुकेशन के प्रति उनका जो है झुकाव हो। इसी तरह से एज एन एचआर हमारा क्या पावर है, आपको जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका यही उद्देश्य होता है कि आपके क्या पावर है, इसकी समझ आपको है कि नहीं और उसके अकॉर्डिंग आप सोचते हैं कि नहीं।